Assalamu alaikum and welcome to Code Conclusion. Today we are going to cover our first domain of ISC scale certified in cybersecurity. Our first domain name is Security Principles. आज इस पहली डोमेन में हम अपनी इंफॉर्मेशन एश्योरेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं जो कि ISC स्केल सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी एग्जाम में आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिकेशन है और इस ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मेथड्स है। इसमें हम अपने सिंगल लेवल ऑथेंटिकेशन और मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास उसके बाद नॉन रेपुडिएशन है और प्राइवेसी है। हम अपनी पहली कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस करते हैं जो कि CIA ट्रायड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास राइट साइड में आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि किसी भी आप अपने डाटा और इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको सीक्रेट रख सकें, कि उसको सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर सकें, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। Confidentiality is the concept of measure used to ensure the protection of secrecy of data, objects and resources. The goal of confidentiality protection is to prevent or minimize unauthorized access to data. इसमें हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। उसमें PII है जो कि पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है और इसमें हमारे पास इसके साथ प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म PHI है। PII है वो भी किसी भी पर्सन के पर्सनल डाटा को डिस्क्राइब करता है। उसमें हमारे पास CNAC आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाते हैं और हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। इस तरह की चीजें हमारे पास PII में आती हैं। सेकंड में हमारे पास है प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को डिस्क्राइब करती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए कि किसी भी अनऑथराइज पर्सन को इसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। PHI में हमारे पास पेशेंट नेम, उसका जो करंट स्टेटस है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, उसकी मेडिकेशन और उसको कौन सा मर्ज लायक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। इसमें हमारे पास सीक्रेट्स आ जाती हैं, रिसर्च आ जाती है, बिजनेस प्लान्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हम लोग अचीव किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से। इसमें हमारे पास डाटा की 3 स्टेट्स होती हैं, डाटा एट रेस्ट, डाटा एट यूज और डाटा इन ट्रांसफर। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट में है डाटा एट रेस्ट, हम उस पर इंक्रिप्शन लगा देते हैं। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि हम अपने डाटा को या जो भी रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इंक्रिप्शन को हम डिटेल में डोमेन 5 में कवर करेंगे। उसमें हमारे पास जो हमारा डाटा इन मोशन होता है हम उसको जो होती है इंक्रिप्शन, हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं उन पे इंक्रिप्शन लगा के उनको सिक्योर करते हैं। इसमें हमारे पास SSL आती है और TLS आती है। SSL फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS में हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें हमारे पास जो डाटा यूज हो रहा होता है उसको हम इस तरह से कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं कि हम उसमें अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम उस पर अपनी पॉलिसीज लगाते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉलिसी आ जाती है क्लीन डेस्क पॉलिसी, कि हमारा जो भी डाटा होगा अगर वो यूज नहीं हो रहा तो हम उसको डेस्क से हटा के सेफ जगह में रखेंगे। हम लोग ये भी ध्यान करेंगे अगर हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कोई भी उसको सीक्रेटली या अनइंटेंशनली देख ना सके। उसमें ये है कि हम लोग अपनी स्क्रीन को इस तरह से रखते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको देख ना सके। और अगर हमारे पास लास्ट में जाती है PC लॉकिंग, यानी कि अगर सिस्टम 5 मिनट्स यूज में ना आ रहे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, या अगर हम उसको छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसको लॉक करके जाएंगे। और इसमें लास्ट में जाती है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा के कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर सकते हैं कि जो डाटा हम लोग ने प्रोटेक्ट किया हुआ है उसको हम पासवर्ड्स लगा दें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें, उस पर प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाएं जिसमें हमारे पास टैग है, मैक है, RBAC है, इनको भी हम
लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसमें आ जाती है लास्ट में लीस्ट प्रिविलेजेस कि जिस बंदे को कम जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा एक्सेस नहीं देनी। ये भी हम लास्ट में इसकी फर्दर डोमेन्स में इसको डिटेल में कवर करेंगे। आगे हमारे पास आ जाती है इंटेग्रिटी। द कंसेप्ट ऑफ डाटा इंटेग्रिटी इज टू इंश्योर दैट व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन then information received at the destination has not been altered in transition। जो डाटा हमारा एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजा गया है वो चेंज ना हो सके, क्योंकि कोई भी पर्सन उसको चेंज ना कर सके, अनऑथराइज पर्सन उसको ना देख सके ना चेंज कर सके। अगर वो चेंज करेगा तो हमारा डाटा की इंटेग्रिटी चैलेंज हो जाएगी। हम लोग डाटा की इंटेग्रिटी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? इसमें हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स आ जाते हैं, क्रिप्टोग्राफी आती है और हैशिंग आती है और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आ जाते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आगे डिटेल में नेक्स्ट डोमेन्स में करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ CIA triad is availability। Availability means authorized subjects are granted timely and uninterrupted access to objects। कि जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो डाटा और इंफॉर्मेशन को जब उनको चाहिए हो तो वो उसको बिल्कुल उसी टाइम पे उनको डाटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाटा या इंफॉर्मेशन की जब जरूरत हो तो वो अवेलेबल ना हो, उसमें बहुत सारी इंटरप्शंस आ रही हो या डाटा हमारा चोरी हो गया हो। अब हम अवेलेबिलिटी को किस तरह से अचीव कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनको हम रेडिडेंसी रख सकें, उनको बैकअप्स में रखें और मुख्तलिफ जो हम लोग हैं एक्सेस कंट्रोल लगा के रखें कि कोई भी उसको अनएक्सेसली एक्सेस ना कर सके। उसमें हमारे पास लास्ट में ऑथेंटिकेशन आती है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग और प्रूविंग द यूजर्स आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। कि हम किसी भी यूजर की जो कि डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा हो उसका यूजर नेम और पासवर्ड्स को देख के वेरीफाई करके फिर उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन के जो मेथड्स हैं, इसमें फर्स्ट मेथड है समथिंग यू नो। ये वो चीजें जो कि हम लोग अपने दिमाग में याद रख सकते हैं उनको। इसमें हमारे पास पासवर्ड्स आ जाती हैं और फास्ट फ्रेजेस आ जाती हैं, पैराफ्रेजेस आ जाती हैं। सेकंड समथिंग यू हैव, जिसमें क्या आपके पास कोई ऐसी चीजें जो कि आप रख सकते हैं। इसमें हमारे पास टोकन्स आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, स्मार्ट कार्ड्स आ जाते हैं। समथिंग यू आर, जो कि किसी इंडिविजुअल की होती है, बायोमेट्रिक्स, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वो चीजें हैं जो कि किसी पर्सनल को बिलोंग करती हैं, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें हमारे पास मेथड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, जिसमें हमारे पास सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो होती है कि जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड लेके पर्सनल को जो डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसको आप ऑथराइज कर देते हैं कि आप सिस्टम में लॉग इन होके डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आप जो आइडेंटिटी होती है जो कि आप डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी होती है, आप उसको 2 टाइम्स वेरीफाई करते हैं कि वो पर्सनल वही है, ऑथराइज्ड है, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो हमारे डाटा या सिस्टम को एक्सेस करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। अब हमने लास्ट स्लाइड में कवर किया था मेथड्स जो कि ऑथेंटिकेशन के मेथड्स थे। अब उनको दोबारा देखते हैं जो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिलेटिवली उनको दोबारा से स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन के मेथड्स आते हैं, इसमें मल्टी फैक्टर तब होगा जब ये जो हमारे पास 3 इसको हम कैटेगराइजेशन किया गया है, समथिंग यू नो, समथिंग यू आर, समथिंग यू हैव। क्या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे या इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे? ऐसा नहीं होगा कि आप पासवर्ड और फास्ट पैराफ्रेसिस इन दोनों को यूज करें और ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन तीनों मेथड्स को कंबाइन करना है, ना कि एक ही मेथड के आगे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनको कंबाइन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन मेथड में पैराफ्रेजेस लगा देते हैं, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तब होगा कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करें एंड देन आपको एक मल्टी सेकेंड
पार्टी आपको कोई नंबर्स दे या आपको ऑथराइज करे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप फेसबुक लॉगिन करने की ट्राई करते हैं, इसमें आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ, तो आप अपना यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एंड एट द एंड आपके पास सिम में यहाँ एक टोकन डिवाइस होती है, वहां पे आपको नंबर्स आते हैं, आप वहां से उनको मैच करते हैं, फिर आप लॉग इन करते हैं। कि इनके डिफरेंट एक्सेसिंग लेवल आता है कि आपके पास एक नंबर्स जो आ रहे हैं थर्ड पार्टी से आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन है लीगल टर्म है, एंड इट इज डिफाइंड एज अ प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल falsely denying have performed an particular action. In today's world of e-commerce and electronic transactions, there are opportunities for the impersonation of others' denial of an action, such as making a purchasing online and later denying it. इसमें ये आ जाता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्शन करता है और उसके बाद वो झूठ बोलता है कि मैंने ये एक्शन नहीं किया, ये एक्शन किसी और ने किया है और आप ये मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं, तो इसका ये होता है कि बहुत सारे आजकल की मार्केट में ई कॉमर्स में ये होता है कि लोग ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में और बाद में डिनाइल कर देते हैं कि हमने तो ये ऑनलाइन नहीं किया, ये आप गलती से भेज रहे हैं या किसी और ने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया। तो इसका ये होता है कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स ले देते हैं अगले बंदे से, आप लॉग्स मेंटेन करते हैं कि कोई भी बंदा बाद में झूठ ना बोले कि ये काम मैंने नहीं किया। Non-repudiation methodologies ensure that people are held responsible for transactions they conducted. इसमें ये आता है कि हम अगर बैंक्स के जरिए एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम बाद में उसको डिनाई करते हैं तो उनके पास एक्सेस होती है, वो सीसीटीवी कैमरा से एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके कार्ड और आपके जो आपने वहां पे पिन और वहां पे अमाउंट किया वहां के लॉग्स चेक करके उसको देख सकते हैं। हमारे पास लास्ट में आ जाता है प्राइवेसी। Privacy is the right of an individual to control the distribution of information about themselves. कि हम लोग किस तरह से कोई इंडिविजुअल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है कि कौन कौन लोग उसको देख सकते हैं और कौन कौन लोग उसको देख नहीं सकते। इसमें हमारे पास डाटा प्राइवेसी में हमारे पास कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे एक रूल हम डिस्कस करते हैं जो कि GDPR है। ये यूरोपियन यूनियन का बहुत फेमस लॉ है जो कि 1996 में यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो इस सारे को ओबे करते हैं कि किस तरह से वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी कि PII और प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन यानी कि PHI को किस तरह से वो मेंटेन करते हैं। इसमें हमारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, अगर वो यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में जाके ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वो उनके GDPR को ओबे करेंगे। इसमें हमारे पास इसके अलावा अमेरिकन लॉ है जो कि HIPAA है, ये 2016 में आया जो कि किसी भी पर्सनल की प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी को कंट्रोल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।